हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी और अशोक एक साथ ढोल के थाप पर नाचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद घोष बाबू और शम्मी की बुआ थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन अशोक और शम्मी दोनों ढोल के थाप पर भागड़ा कर रहे होते हैं। दोनों के मूव्स देखकर लग रहा था कि दोनों काफ़ी अच्छा नाच लेते हैं। शम्मी को इस तरह नाचते देख युक्ति हैरान हो रही थी और सोच रही थी कि यार, इसे देखकर तो लगता नहीं ये ऐसे भी डांस कर सकती है। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ 3 लोगों को नचाती है। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ लोगों को नचाती है। रोज़ नया रूप देखने को मिलता है। ये अब मिस्टीरियस होती जा रही है। और आधा घंटा खूब डांस करने के बाद अशोक और शम्मी रुकते हैं। इसी बीच बुआ जी ने दोनों पर नोट वार कर ढोलियों को दिए। फिर घोष बाबू ने भी शम्मी पर नोट वार कर ढोल बजाने वालों को विदा किया। शम्मी और अशोक दोनों पसीने से लथपथ थे। अंदर आकर दोनों ने एसी चलाया और एसी में बैठ गए। युक्ति ने भी आकर जाने का पूछा, क्योंकि 6:30 का टाइम हो चुका था। शम्मी के डांस के चक्कर में वो भूल ही गई थी कि उसे प्रेस पे जाना है। युक्ति को जाते देख अशोक बोला, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और अशोक भी निकल गया। दोनों को ज़्यादा देख शम्मी ने कहा कि युक्ति, हो सके तो सुबह थोड़ा और जल्दी आ जाना। युक्ति ने कहा, जी मैम। और ये कहकर दोनों वहाँ से चले गए। अगली सुबह युक्ति शम्मी के घर पहुँची तो सीधी स्टडी रूम में गई, अपना बैग रखा और टेबल पर आकर देखने लगी कि कौन कौन सी फाइल रखी है। टेबल उसी तरह थी जैसे कल शाम को थी, जैसे कि शम्मी और वो छोड़ कर गए थे। युक्ति कहने लगी, मतलब कल शाम के बाद वो यहाँ नहीं आई है। मतलब आई नहीं स्टडी रूम में। फाइल्स उठाकर उसने एक तरफ रखी। हाइलाइटर और पेन उठाकर पेन स्टैंड में डाले। मेज के शीशे पर हल्की सी डस्ट थी। साथ ही ग्लास और कप के निशान भी। उसे साफ करवाने के लिए किसी को कैसे बुलाए। इंटरकॉम का यार नंबर भी नहीं पता मुझे। कैसे बुलाऊं, कैसे साफ करवाऊं। कुछ पल वो सोचती रही और फिर बाहर निकल आई। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, तो किचन की तरफ चली गई। किचन में 2 लोग थे। एक कुछ बना रहा था, दूसरा भी काम में लगा हुआ था। युक्ति ने पीछे से जाकर कहा, स्टडी रूम की सफाई करवानी थी, कोई फ्री है क्या। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक बोला, सफाई का काम हमारा नहीं है, हम किचन संभालते हैं। सफाई करने कोई आती है, वो आ रही होगी, आप सूरज से पूछ लो। सूरज कहाँ है। और मन में कहने लगे, शायद वो कल वाला लड़का होगा सूरज। युक्ति ने सोचा और फिर शायद बाहर कहीं होगा, ये सोचकर वो बाहर चली आई बड़े सर के साथ। शायद बड़े सर के साथ होगा, चल के देख लेती हूँ। वो बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। 5-10 मिनट गार्डन एरिया में देखती रही, लेकिन उसे
वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उसके मुंह से निकला, पता नहीं ये हिटलर कहाँ है, वो भी दिखाई नहीं दे रही है, शायद अपने रूम में हो गए। बस बोल दिया मुझे सुबह जल्दी आ जाना, आकर काम क्या करना ये नहीं बताया। और फिर बड़बड़ाते हुए युक्ति की नज़रें इधर उधर घूम रही थी। उसे कोई जाना पहचाना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। यार कहाँ फंस गई मैं, लग रहा है शायद बुआ जी भी नहीं आई हैं अभी। इतने में उसे घोष बाबू दिखाई दिए। अरे अंकल बोले उनके पास जाऊँ क्या? नहीं यार, क्या करूँगी वहाँ जाकर, क्या बातें करूँगी वहाँ, ये सोचकर वो वापस स्टडी रूम में आकर बैठ गई और फिर उठकर किताबों की शेल्फ के पास आके खड़ी हुई, किताबें देखने लगी। देवदास उठाई और बैठकर पढ़ने लगी, क्योंकि करने को तो कुछ था ही नहीं। फिर किताबें पढ़ते पढ़ते ख्याल आया, एक बार हिटलर को फ़ोन कर लूँ क्या यार, पर उसका नंबर ही नहीं है। चलो किताब ही पढ़ लेती हूँ, ये सोच के वो किताब पढ़ने लगी। तकरीबन 15-20 मिनट बाद दरवाज़ा खड़का और झाड़ू पोछा और बाल्टी लिए एक औरत अंदर आई। उसने कहा, मैडम आप 5 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, मैं यहाँ सफाई कर दूँ। युक्ति बाहर निकलते हुए बोली कि ठीक है कर दो, ये टेबल भी साफ़ कर देना। और फिर युक्ति बाहर आकर खड़ी हो गई, इधर उधर देखती रही। फिर उसने घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। यार मुझे आए 1 घंटा हो गया है, वो ये सोच ही रही थी कि तभी मेन गेट खुला और गाड़ी अंदर आई। ये तो शम्मी की कार है। गाड़ी आकर ठीक उसके सामने ही रुकी। शम्मी ड्राइव कर रही थी। सूरज दूसरी तरफ से उतरा और फिर जाकर डिक्की के सामान निकालने लगा। पीछे के दरवाजे से बुआ जी और एक 3 साल का बच्चा और एक और प्यारी सी नाजुक सी लड़की उतरी। शम्मी ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा कि तुम कब आई युक्ति? जी 1 घंटा हो गया, 8 बजे। 8 बजे तो नहीं आई, 8 बजे से ऊपर का टाइम था जब मैं मार्केट के लिए निकली हूँ। तुम्हारी ज़रूरत थी मुझे। आप हो सकता है आपके जाने के तुरंत बाद ही आई हूँ, 2-4 मिनट ऊपर हो गए होंगे। अच्छा इधर आओ, आओ ज़रा हेल्प करवाओ। शम्मी युक्ति की गाड़ी की डिक्की की तरफ आती है। ड्राई फ्रूट्स की टोकरी, पूजा का सामान वगैरह साथ रखा था। सूरज 2 टोकरे रखाया था। शम्मी ने मिट्टी का एक सुंदर सा कलश उठाकर युक्ति को देते हुए कहा कि ये लो ध्यान से, और खुद एक टोकरी उठाई और सूरज ने पूजा की सामग्री का बड़ा सा थैला उठाया और लेकर मंडप की तरफ आ गए। युक्ति को अब पता चला था कि सुबह से शम्मी क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। बुआ जी ने अब मोर्चा संभाल लिया था। वो सूरज को क्या क्या काम कैसे करना है इसके दिशा निर्देश दे रही थी, मतलब कि इंस्ट्रक्शन दे रही थी। घोष बाबू भी अब तक वहाँ आ चुके थे। बुआ जी के साथ आई हुई लड़की ने दुपट्टा सर पर रखा और झुककर घोष बाबू के पैर छुए और फिर छोटे बच्चे को कहा कि बिबू दादा के पैर छू। बच्चे ने आकर पैर छुए और इससे पहले घोष बाबू उसे पकड़कर अपनी गोद में उठाते बच्चा भागकर फिर इधर उधर दौड़ने लगा। मंडप की सजावट में बच्चा भी चहक रहा था, कभी कुर्सी पर चढ़ता तो कभी उतरता, कभी खड़ा हो कुछ निहारने लगता तो कभी अपनी दादी या मम्मी के पास जाकर पूछता
मम्मा वो क्या है, दादी वो क्या है। युक्ति ने सही अंदाज़ा लगाया, ये लड़की बुआ जी की बहू है शायद। अचानक बुआ जी बोले कि पंडित जी कितने बजे आएंगे। घोष बाबू ने शम्मी की तरफ देखा तो शम्मी बोली, आ जाएंगे पंडित जी, तो उन्हें फ़ोन करो और कहो कि जल्दी पहुँचे। और तुम दोनों बाप बेटी जाकर तैयार क्यों नहीं होते, या ऐसे ही पूजा में बैठोगे बिना नहाए। मैं जा रही हूँ नहाने, मुझे मत बोलो, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। अपने भाई से पूछो सुबह से उठकर क्या कर रहे हैं, नहा कर तैयार नहीं हो पाए थे, सुबह से इधर उधर डोल रहे हैं। कहते कहते शम्मी पंडित जी को फ़ोन में डालने लगी और एक तरफ चली गई। 2 मिनट बाद आकर बोली कि आप खड़े हैं अभी तक, पंडित जी रास्ते में हैं, बस पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। उसकी बात सुनकर घोष बाबू बोले कि मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। कहकर वो तेज़ी से घर के अंदर की तरफ जाने लगे। शम्मी पीछे से, 2 मिनट, आधे घंटे से पहले तो आप नहीं आने वाले, तुमसे पहले तैयार होकर आ जाऊँगा। अच्छा, देखती हूँ, औरतों की तैयार होते हैं आप, औरतों की तरह तैयार होते हैं आप। बुआ और उनकी बहू मुस्कुराने लगी थी। बुआ जी टोकती हैं शम्मी को और कहती हैं कि अब तुम भी जाओ। शम्मी वहाँ से जाने लगती है तो युक्ति से कहती है तुम यहीं रुको, और ठीक लगे तो बुआ जी की हेल्प करवा देना। 15-20 मिनट बाद शम्मी वापस आती है और तब तक पंडित जी भी आ गए थे। आकर अपनी भाभी से पूछती है, आए नहीं ना पापा। वो नहीं कहकर मुस्कुराते हैं और शम्मी से कहते हैं, प्यारी लग रही हैं आप। झूठ, आपसे ज़्यादा नहीं, मुझे तो आप सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हो, क्यूट लगती हो। और शुक्र है वैभव आप पर गया है, सौरभ पर नहीं। ऐसा भी कुछ नहीं है, बस आप ही को क्यूट लगती हूँ। आपके भैया तो कभी कुछ बोलते ही नहीं, हमेशा कहेंगे ये क्या पहन लिया, बेवकूफ़ है वो। आप पर तो हर चीज़ अच्छी लगती है, हर रंग खिलता है। मुझे तो सोचना पड़ता है क्या पहनूं, कौन सा रंग खिलेगा। आपकी तरह रंग फेयर नहीं है ना। रंग फेयर नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा सांवला है, पर फीचर्स कितने अच्छे हैं। आँखें काली, भरे भरे गुलाबी होठ, और क्या चाहिए। युक्ति एक बर्तन में गंगा जल लेकर आई थी, जो उसने लाकर पंडित जी के पास रख दिया और फिर वहीं सबके साथ खड़ी हो गई। युक्ति आते हुए शम्मी को ही देख रही थी। हाफ वाइट कलर का कोई शर्ट पहना हुआ था, ऊपर की शर्ट और मैरून कलर और नीचे ऑर्किड के फूलों का कट वर्क। होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, आंखों में काजल। युक्ति खुद तो भला की खूबसूरत लग रही थी। शम्मी के थोड़ा नज़दीक होने पर युक्ति को उससे वही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो उससे पहले दोनों मुलाकातों में आई थी। युक्ति मन ही मन, हाय कितने दिनों के बाद ये परफ्यूम लगाया है। इतने में पंडित जी पूछते हैं कि कौन करवाएगा पूजा, अब आ जाइए, सारी तैयारी हो गई। शम्मी ने कहा, देखा पापा अभी तक तैयार नहीं हुए, अब फ़ोन करके उन्हें परेशान करती हूँ। शम्मी फ़ोन करती है, घोष बाबू फ़ोन उठाकर कहते हैं, हाँ हाँ आ रहा हूँ। पंडित जी कितनी बार पूछ चुके हैं आपको, आप तो ये कह के गए थे 10 मिनट में आ जाऊँगा, आधा घंटा हो गया, तुम फ़ोन रखो, आ रहा हूँ मैं।
शम्मी फ़ोन काटती है, पर जैसे ही 1 मिनट बीतता है फिर फ़ोन मिला देती है। घोष बाबू फ़ोन नहीं उठाते, शम्मी फिर फ़ोन मिलाती है। घोष बाबू फ़ोन उठाकर कहता है, यार होने दोगी मुझे, तब तो आऊँगा। कितना टाइम चाहिए आपको तैयार होने के लिए? मैं लड़की हूँ, फिर भी 15 मिनट में आ गई और आपसे बाद में गई थी। बड़ा कह कर गए थे, तुमसे पहले तैयार होकर आ जाऊँगा। तो फ़ोन रख, परेशान कर रही है मुझे। घोष बाबू चिल्लाकर फ़ोन कर देते हैं। शम्मी, बुआ, भाभी सब पीछे से हंसते हैं। बुआ कहते हैं, तुम्हारे बाप का ये हाल हमेशा से था। बचपन में घंटों घंटों शीशे के सामने खड़े रहते थे। हमारी माँ अक्सर डांटा करती थी। बाबा तो कहा करते थे, सारा दिन तो तुम लड़कियों की तरह पाउडर, क्रीम, श्रृंगार पिटार में लगे रहते हो। अगर इस बार मैट्रिक में नंबर ना अच्छे आए ना, तो तुम्हारी भी मर्रा मल्ली की तरह पढ़ाई छुड़वा कर उसके बाप की दुकान पर भेजूँगा। फिर तुम भी जांघी और पेटीकोट काटना। शम्मी हंसते हुए कहती है, कौन? ये अपने टेलर मास्टर मुहर्रम अली? हाँ वही। फिर तो सब हंसते हंसते पेट पकड़ लेते हैं। इतने में घोष बाबू अपने धोती संभालते हुए पहुँचते हैं और पूछते हैं, किस बात पर हंसी आ रही है? कुछ नहीं, आप बैठिए, पूजा शुरू करवाइए, वरना लेट हो जाएगा, सब मुहूर्त भी निकल जाएगा। वो पूजा के लिए बैठते हैं तो पीछे से शम्मी कहती है, पापा मैट्रिक में कितने % नंबर आए थे आपके? याद है आपको? नंबर तो याद नहीं है, पर फर्स्ट डिवीज़न था। क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसे ही। शुक्र है आपके नंबर अच्छे थे, वरना आपको मुहर्रम अली के साथ इमेजिन करना मुश्किल है। सारा दिन पान मुंह में भरे, नज़दीक का चश्मा नाक पर लगाए, पापा कैसे लगते? शम्मी ये सब धीरे से बुआ जी से कह रही थी। और सबसे बड़ी बात तो मेरा क्या होता? फिर सब जोर से हंसते तो घोष बाबू कहते हैं, मुझे पता है मेरी बातें करके तुम दोनों बुआ भतीजी हंस रही हो। तुम दोनों बहुत परेशान करती हो। पापा हमें तो साल भर में मौका मिलता है, आप तो रोज़ परेशान करते हैं। शम्मी को इस तरह चुगल करते देख युक्ति भी मुस्कुरा रही थी। आखिर उसे भी इन दिनों उसके शम्मी के नए नए रूप देखने को मिल रहे थे। तो आगे क्या होगा अभी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।